स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज के इस सेशन में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगा रीजनिंग का मेगा टेस्ट, जो मैं कल लाने वाला था लेकिन कुछ कारणवश आज आपका आया है। और ये संपूर्ण आपको देखना है, अंत तक ज़रूर टिके रहना है। और जहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी रीजनिंग के हमारे पार्ट हैं सभी के कुछ न कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर ज़रूर लेकर आया हूँ, तो आपको अंत तक ज़रूर टिके रहना है। जो कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे प्रतिशत का हो गया, हमारे हाथ मिलाने वाले कुछ सवाल हो गए, या फिर जैसे कैलेंडर वाले कुछ सवाल हो गए, वो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाऊंगा, जो कि पीडीएफ के तौर पर नहीं है। उनको मैं अंत में कर दिखाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस हमारे जैसे कुछ आकृति गिनने वाले होते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस हम अंत में कर लेंगे। इसके साथ ही जो पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बेमेल छांटना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मतलब सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस हम सबसे पहले करेंगे। तो आपको अंत तक ज़रूर टिके रहना है। कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी आएंगे, कुछ नॉर्मल भी आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें लेने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें लेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप सभी को अंत तक ज़रूर टिके रहना। बस मुझे यही चाहिए कि आपको अंत तक ज़रूर टिके रहना है, ठीक है। इसके साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और रोज़ाना सुबह 10 बजे हमारी राजस्थान जीके की सीरीज होगी 15 तारीख तक, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे राजस्थान जीके का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। इसके साथ ही कल इसी टाइम यानी 8 बजे राजस्थान जीके की सीरीज़ भी आएगी, यानी दोनों टाइम राजस्थान जीके की सीरीज़ आएगी। कल से, कल सुबह भी आएगी, कल शाम को भी आएगी, ठीक है। तो वो भी ज्वाइन करनी है। इसके साथ ही फैक्चुअल नॉलेज जो भी हमारे बीएसटीसी या पीटीटी से लर्न होता है मैं देता रहता हूँ, तो आप सभी को ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहना है। और तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग के मेगा टेस्ट को, और आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके कमेंट में नहीं देख पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए सबको करना है हमें, और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी करना है। आप सभी तुरंत इसका उत्तर देते रहिए। साथ में पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले हम नॉर्मल से शुरू करेंगे, अंत में जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे जो अब तक हमने नहीं पढ़े वो भी मैं वहाँ कवर करवा दूंगा, तो आपको अंत तक ज़रूर जुड़े रहना है। पहला क्वेश्चन है, यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने मेंबर हैं? बता चुका हूँ। 9वें स्थान पर, दोनों स्थान से 9वें स्थान पर है तो दोनों स्थान से 9 9 18 कर देना है, ठीक है। एक माइनस कर देना है तो टोटल आ जाएगा 17 मेंबर है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का आगे से स्थान 17वां है तो पीछे से स्थान कौन सा होगा? मैं बता चुका हूं आपको कि अगर एक टोटल संख्या दी हुई है, एक तरफ से स्थान दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको? 31 में से 17 माइनस करके प्लस 1 कर देना है। तो अगर 11 में से 7 गएंगे तो 4, और यहाँ पे 1 गया तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, 14, 14 1 और 15, यानी टोटल संख्या आ जाएगी। इसका राइट उत्तर 15 हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस पर स्टार लगा लेना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सभी को करने हैं। क्वेश्चन है, यदि अतुल ने पाया कि एक लड़कों की पंक्ति में वह दाएं से 12वां है, यानी इधर से 12वां स्थान है और बाएं से चौथा स्थान है, स्थान पर है, जबकि इन पंक्ति में मतलब तब इस पंक्ति में कितने लड़के और जोड़े जाए कि टोटल 28 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तब है, ठीक है। तब इन पंक्ति में कितने लड़के और जोड़े जाए कि इस पंक्ति में कुल 28 लड़के हो जाए। तो आप बताइए, एक तरफ से चौथा स्थान है, दूसरी तरफ से 12 स्थान है, 12 और 4 16 माइनस 1, यानी टोटल आपके 15 मेंबर इसमें थे। अब 28 करने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे? तो 28 माइनस 15 कर देना, उत्तर आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक 13 मेंबर और जोड़ने पड़ेंगे। कितने? 13 सदस्य और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर एकदम परफेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं, इन सभी को करना है। और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ वो चीज़ है कि दाएं से 12वां है और बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा स्थान है, दाएं से 12वां है, दोनों को जोड़ देना है। कितना हो गया यहाँ पे? 16 माइनस 1, यानी टोटल 15 मेंबर है, और 28 में से 15 निकाल दोगे तो टोटल कितने आपके मेंबर और जोड़ने पड़ेंगे? आपको 13 मेंबर इसमें और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट कम पर, आशीष कितने बजे? 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर छोड़ता है, यानी घर से निकलता है। कब? 6:40 पर, क्योंकि 7 बजने में 20 मिनट कम पर, तथा 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंच जाता है, यानी प्लस 25 अगर हम यहाँ करेंगे तो कितने में पहुंच जाता है? 7:05 पर वो कुणाल के घर पहुंच जाता है, ठीक है। कुणाल के घर 7:05 पर पहुंच जाता है। वह 15 मिनट में नाश्ता करता है, यानी 7:20 तक नाश्ता करता है। कहाँ तक? 7:20 तक नाश्ता करता है, तथा ऑफिस के लिए निकलते हैं। उस
जिसमें से उसे 35 मिनट लगते हैं, यानी ऑफिस पहुंचने में 35 मिनट लगते हैं उसको। 35 और 10 45 और 55, यानी 7:55 वो ऑफिस पहुंच जाता है। कब? 7:55, ठीक है। वह ऑफिस के लिए कुणाल का घर कितने बजे छोड़ता है? देखिए 7:40 पर अपने घर से 6:40 पर घर से निकलता है। 7 बजने में 20 मिनट कम पर, यानी 6:40 पर घर से निकला और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचा, यानी कुल मिला के वो कितने बजे पहुंच गया? 7:05 पर कुणाल के घर पहुंचा। वहां पे 15 मिनट में नाश्ता किया तो 7:20 आ गए और 7:20 पर ही वो कुणाल का घर छोड़ता है। और इसका जो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? 7:20। क्या हो गया? 7:20 साथियों, एकदम परफेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। बड़ा ही गजब का और अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप की क्वेश्चन आपको देख लेने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आरेख के अनुसार क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन आरेख के अनुसार इसका क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसका आरेख कैसे बनेगा वो आप सभी को साथ में आरेख बनाते रहना है। कैसे आरेख बनेगा? देखिए सब्जी, आलू और पत्ता गोभी। देखिए ये हमारी टोटल सब्जी आ गई, इसके अंदर ये आलू आ गए, ये पत्ता गोभी आ गई। इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। इसके अंदर आपको 2-3 प्रकार के डायग्राम देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये सब्जी होगी, इसके अंदर आलू, इसके अंदर पत्ता गोभी, तो ये गलत हो जाएगा। कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर जो राइट उत्तर हो गया वो हो गया टोटल सब्जी, उसके अंदर ये आलू और ये आपके पत्ता गोभी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेज, कुर्सी और फर्नीचर, ठीक है। ये भी सेम का सेम डायग्राम बनेगा। ये आपका फर्नीचर आ गया, यहाँ पे मेज आ गई, यहाँ पे कुर्सी आ गई। अगर ये होता मेज, कुर्सी और टेबल तो ये तीनों क्या होते? अलग अलग होते। मेज, कुर्सी और टेबल तीनों के तीनों अलग अलग हो जाते अगर ऐसे होता तो, ठीक है। वरना यहाँ फर्नीचर आने की वजह से फर्नीचर के अंदर ही टेबल और कुर्सी और मेज सब कुछ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जज, चोर और अपराध। देखिए जज, चोर और अपराध क्या है? जज, चोर और अपराध, ठीक है। इसका क्या डायग्राम बनेगा आपका? इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। देखिए कुछ जज चोर भी हो सकते हैं, कुछ चोर जज भी हो सकते हैं, कुछ अपराधी चोर भी हो सकते हैं, कुछ अपराधी जज भी हो सकते हैं और कुछ अपराधी चोर नहीं भी हो सकते हैं। कोई सब चोर करने वाले अपराधी थोड़ी होते हैं। कुछ जज अपराधी हो सकते हैं, कुछ जज अपराधी नहीं भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का मतलब तीनों का मिक्सिंग चलता है, इसीलिए ये तीनों का जो मिक्सिंग वाला डायग्राम बनता है वही डायग्राम इसके अंदर आपका बनने वाला है, ठीक है ना। यही डायग्राम इसके अंदर बनेगा, चोर, जज और अपराधी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के, विद्यार्थी और धावक। लड़के, विद्यार्थी और धावक, ठीक है। लड़के, विद्यार्थी और धावक। देखिए लड़के, विद्यार्थी और धावक, कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी धावक हो सकते हैं, कुछ लड़के धावक हो सकते हैं। इसके अंदर ये बोलेंगे कि आप लड़कों के अंदर विद्यार्थी और धावक डाल दे तो नहीं, कुछ धावक महिलाएं भी हो सकती है, लड़के की जरूरी नहीं है। कुछ विद्यार्थी लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यह भी हो सकता है, इसीलिए कुछ लड़के हैं वो आपके धावक हो सकते हैं, कुछ धावक विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और इसका जो राइट आपका सामने उत्तर हो गया वो आपके सामने है और एकदम परफेक्ट इसका जो डायग्राम बनेगा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ये बनेगा इसका एकदम परफेक्ट तरीके का डायग्राम, ठीक है। यही आप इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान करने वाली वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। धूम्रपान करने वाले और इसके बाद वकील, ये तीनों अलग अलग है। एक तो धूम्रपान करने वाले, देखिए एक तो धूम्रपान करने वाले, एक वकील और एक धूम्रपान नहीं करने वाले। यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा? यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वकील आ गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको हटा दे तो बस अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वकील आ जाएगा, यहाँ धूम्रपान नहीं करने वाले और यहाँ धूम्रपान करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे धूम्रपान करने वाले, ओके, यहाँ पे धूम्रपान करने वाले आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे धूम्रपान नहीं करने वाले, या कुछ वकील धूम्रपान करते हैं, कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों तरह के वकील हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले दोनों मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ वकील धूम्रपान करने वाले हैं, कुछ वकील धूम्रपान नहीं भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है तथा 180 डिग्री इसी दिशा में घूमता है। अब बताइए कि उस आदमी का मुंह किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पे यह घड़ी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं हम एक मिनट, देखिए एक आदमी है वो 45 डिग्री है, वो घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है और यहाँ से वो क्या करेगा, किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। यहाँ पे वो उसका मुंह किस दिशा की ओर है?
यहाँ पे उसका मुंह है वो इस दिशा की ओर है, ठीक है। वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री घूमने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आ गया वो आदमी, यहाँ से 45 डिग्री घूमने के बाद, ठीक है। 45 डिग्री घुमा और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद वो 180 डिग्री घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे वो 180 डिग्री घूमेगा, मतलब अगर हम यहाँ से इसको 180 डिग्री घुमाएं तो लगभग वो यहाँ पे आएगा, इसके एकदम बराबर में आ जाएगा, एकदम बराबर में यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री। अब बताइए कि उस आदमी का मुंह किस दिशा की ओर होगा। एक आदमी इस तरफ देख रहा था, वो इस तरफ घुमा तो उसका मुंह इस तरफ हो गया, वापस वो इतनी मतलब 180 डिग्री घुमा तो उसका मुंह हो गया आपका पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर। क्या कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिण पूर्व की ओर उसका मुंह हो जाएगा। आप चीज़ इसको समझ पा रहे हैं? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। मैं वापस इसको करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वापस करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि एक आदमी पश्चिम की ओर देख रहा था, वो 45 डिग्री इस तरफ घूमा, ठीक है। 45 डिग्री घूमने के बाद उसको बोला कि 180 डिग्री उसी दिशा में वापस घूमना है उसको, मतलब आगे घूमना है। घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता तथा 180 डिग्री इसी दिशा में घूमना है। इसी दिशा मतलब इसी दिशा में, घड़ी की दिशा में वापस 180 डिग्री ही इसको आगे घूमना है। 180 डिग्री आगे घूमा तो यहाँ पे कौन सी दिशा आ जाएगी? आपकी दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा आ जाएगी और इसका जो मुंह है वो किस दिशा की ओर हो जाएगा? तो दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा। एक लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम अपने स्थान से पूर्व की ओर चलता है 3 किलोमीटर, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। राम एक स्थान है जहाँ से पूर्व की ओर चलना शुरू कर देता है। कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर, यानी ऊपर की ओर मुड़ जाता है। बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है वो? बाएं मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर चल जाता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान मतलब कौन सा हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। इसके अंदर क्या होगा हमारा? यहाँ पे हमारा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का वो सूत्र लगता है मैथ वाला, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है। पाइथागोरस वाला प्रमेय कैसे लगता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपका इसमें सूत्र लगता है। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र इसमें लगता है। इसके अंदर हमारे क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर मतलब के स्क्वायर आप कर सकते हैं बराबर यहाँ पे आधार कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस लंब यानी 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि ये आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि तो कर्ण स्कोर हो गया, कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर 3 का स्कोर और 4 का स्कोर हो गया। 3 का स्कोर आपका 9 होता है, 4 का 16 होता है। यहाँ पे के पर स्कोर लगा हुआ है, 9 और 16 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 यानी 25 हो जाएगा। यहाँ पे स्कोर है, अगर वो स्कोर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, 25 के रूट में जाएगा तो 25 का रूट 5 आता है और इसका जो राइट उत्तर आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कर्ण 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका त्रिग्नोमेंट्री जो भी आपका कहते हैं मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, उससे रिलेवेंट सवाल होता है, ठीक है ना। ऐसे सवाल आपको देखने होते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। अगर हमें ये 2 दिशाएं दी होती 5 और 3, तो अगर हमें ये दिशा ज्ञात करनी होती तो कर्ण स्कोर यहाँ पे क्या होता? लंब स्कोर बराबर कर्ण स्कोर माइनस आधार स्कोर होता, तब जाकर उत्तर आता। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आप सभी को कर लेने हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल आप करेंगे, ठीक है ना। ये सूत्र लगता है इसके अंदर, मैं सूत्र भी वापस आपको बता दूँ। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको यूज लेनी है, ठीक है। सूत्र है के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना, यही सूत्र है। पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल ने रोहित का परिचय, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आप मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे सही कर लेना। अनिल ने रोहित का परिचय उसके पिताजी की पत्नी के इकलौते, यहाँ पे इकलौते, ठीक है, इकलौते भाई के बेटे के रूप में करवाया है। यानी अनिल ने रोहित का परिचय अनिल के पिताजी की पत्नी यानी अनिल की माँ, अनिल के पिताजी की पत्नी यानी अनिल के पिताजी की पत्नी कौन होगी? अनिल की माँ। अनिल की माँ के भाई वो कौन हो गए? अनिल के मामा। अनिल के मामा यानी इकलौते हो गए भाई के बेटे के रूप में करवाया है, तो मामा का बेटा कौन हो गया? ममेरा लड़का। तो ये अनिल के रोहित क्या लगेगा? ममेरा भाई, ममेरा, ठीक है, ममेरा भाई।
अनिल ने रोहित का परिचय अनिल के पिता यानी उसके यानी अनिल के पिता की पत्नी यानी उसकी अनिल की माँ के इकलौते बेटे इकलौते भाई कौन हो गया? अनिल का मामा। अनिल के मामा के बेटे अनिल का मामेरा भाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छे से क्वेश्चन से आप देख लेना है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में अपने से बाएं चलने पर 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये बायां होता है, ये दायां होता है। ठीक है, यहाँ दायां होता है। बाएं चलने पर यानी बाएं से चलने पर, ठीक है ना, यहाँ बाएं से चलने पर कौन सा अक्षर आएगा? 8वां। तो आपको ये सीधा सा पता होना चाहिए कि 8 नंबर पर कौन सा आता है? आपका एच आता है और इसका राइट उत्तर आपका एच हो जाएगा। अगर आपको ये इतना याद नहीं है कि 10 पर जे आता है, 11 पर के आता है, 13 पर एम आता है, 14 पर एन आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने में थोड़ी बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा, इसीलिए सीधा सा याद है तो 8 नंबर पर 8 आपका एच आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा? ये बायां हो जाता है और ये दायां। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर आपका कौन सा हो गया? ई हो गया। ठीक है, ई यहां पे आप खड़े हैं, यहां से दायां अक्षर इसके आगे यानी 5 अक्षर और हो जाएंगे। 5 अक्षर कौन सा हो जाएगा? इसके दाएं। जैसे ही आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके दाएं कौन सा अक्षर हो जाएगा? दाएं 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? जे। 10 नंबर पर कौन आ जाता है? जे। तो इसका राइट उत्तर जे हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, के बाएं होता तो वापस हम इस तरफ आते, के दाएं बोला है तो इसीलिए हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये आदमी यहाँ आके रुका तो इस तरफ का यहाँ का इसका कौन सा हो जाएगा? दायां। यहाँ बायां हो जाएगा। अब वो वापस यहाँ से दाएं चलेगा तो यहाँ से 10 नंबर वाला अंक कौन सा हो जाएगा? आपका जे। इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिकन को ZNVIRXZM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा? जी हाँ, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे माइंड मैप देखेंगे तो यहाँ पे सभी अंक है AMERICAN ZNVIRXZM। ठीक है, जैसे हम AME यहाँ तक लिखते हैं, ZN यहाँ तक ही हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चंस में क्या हो रहा है। देखिए, ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है, एम का उल्टा एन होता है, ई का उल्टा वी होता है। कैसे पता करेंगे? ए 1 पर होता है, जेड कितने पर होता है? 26 पर। टोटल योग कितना? 27 पर। तो एम कितने पर होता है? एम आपका 13 पर होता है, एन 14 पे होता है, टोटल योग 27। ठीक है, और ई आपका कितने पर? 5 पे होता है, और वी होता है आपका 22 पर। टोटल योग कितना हो जाएगा? 27। यानी कि टोटल योग 27 होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है ना, यह चीज़ भी आपको क्लियर कर लेनी है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि बी होता तो यहाँ पे टोटल योग कितना आ जाता है? 28, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो यही चीज़ इसके अंदर आपको लगानी है और ये एकदम परफेक्ट तरीके से इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। देखिए, इंडियन को कैसे लिखा जाएगा? इंडिया 9 पे आती है आई, और 9 27 में से अगर आप 9 माइनस कर लेंगे तो आपके सामने क्या उत्तर आ जाएगा? एक दूसरे के उल्टा निकालना है, यानी 27 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 18 नंबर पर कौन आता है? आर। ठीक है ना, क्या आ जाता है आपका? आर। क्योंकि टोटल योग 27 होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ की संख्या हमें दी हुई है और दूसरी तरफ का योग टोटल हमें 27 पता है, तो दूसरी तरफ की संख्या हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। 18 पे आर आ जाता है। ठीक है, एन 13 पे आता है, तो एम का उल्टा एम होता है, एम यहाँ पे एम आ जाएगा। अभी मैंने देखा है, ठीक है ना, अभी आपको बताया था 5 मिनट पहले का ही। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिक और इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चंस के जो उत्तर है वो भी आप देखकर इसमें लगा सकते हैं। देखिए, डी के उल्टा वहाँ पे कहीं कहीं डी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डी आपका 4 नंबर पे होता है। 27 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 23 पे क्या होता है? वी और डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आई का उल्टा आर हो जाता है, ए का उल्टा जेड होता है, और एन का उल्टा एम हो जाता है। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो गया RMWR Z, उसके बाद हो गया एम। ठीक है, एम इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, आई का उल्टा आर हो गया। टोटल संख्या 27 जोड़ी जाती है अगर अपोजिट होते हैं तो, क्योंकि ए 26 का उल्टा हो जाएगा, एक 26 का उल्टा होता है, यानी 26 यानी जेड का उल्टा ए हो गया। बी आपका जेड से एक कम वाले का उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से पीछे से कम होंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से होता है। ठीक है, आपका जो 9 का आई यानी 9 का उल्टा 18 हो गया, यानी आई का उल्टा आर हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का भाई है, तब बताइए कि रीना दीपक के किस प्रकार संबंधित है? दीपक रवि का भाई है, यहाँ पे दीपक आ गया, दीपक और रवि आपस में भाई है। ठीक है, रीना अतुल की बहन है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं रवि रीना का पुत्र है, रवि रीना का पुत्र है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इससे बैक ले ले तो
अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, दीपक किसका भाई होता है, रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है। अब ये बोल रहे हैं रीना अतुल की बहन है, ठीक है, रवि रीना का पुत्र है, रवि किसका पुत्र है, रीना का पुत्र है, ठीक है। तो ये आपका दीपक भी रीना का ही पुत्र हो गया। और रीना अतुल की बहन है, रीना अतुल की बहन है हो गई, रीना किसकी बहन होगी, अतुल की बहन हो गई। तब बताइए कि रीना दीपक से किस प्रकार संबंधित होगी, रीना दीपक से माँ के तरह संबंध होगी। ये दीपक बेटा लगेगा, रीना माँ लगेगी, ठीक है ना, रीना माँ लगेगी, अतुल मामा लगेगा, और ये आपकी इसकी बहन हो गई, ठीक है ना। अगर रवि का सॉरी अभी भाई है, रवि रवि की माता, दीपक और रवि आपस में भाई भाई है, तो रवि की माता भी दीपक की माता ही होगी, इसकी ये माँ हो जाएगी रीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर आपका कौन सा हो गया, एम हो गया, ठीक है। बाएं अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, यहाँ पे आप खड़े हैं, इस तरफ की दिशा है, तो बाएं आपका यह होगा, दायां यह होगा, इसके बाएं यानी वापस इसी दिशा में जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, इसमें बाएं से 13वें अक्षर के बाएं होता है तो यहाँ माइनस करते हैं, अगर ये होता बाएं 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर तो प्लस करते। तो यहाँ 13 से हम 5 माइनस करेंगे, ठीक है ना, 13 से हम 5 माइनस करेंगे तो 8 उत्तर आ जाएगा, और 8 पर हमारा क्या हो जाएगा, एच, एच इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में ए एस डी एफ जी एच को क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई तथा जे के एल जेड एक्स सी को यू आई ओ पी वी बी लिखा जाता है, तो जी डी एल एक्स सी को क्या लिखा जाएगा। इसके अंदर क्या लगाना है, हमें 2 बार दिया हुआ होता है, तो ज़्यादातर उसके अंदर क्या होता है, इन्हीं में से ही ये शब्द निकला हुआ है, और इनके जो रिलेटिव में शब्द है वही यहाँ लिखना होता है। देखिए जी के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, जी यहाँ भी आ रहा है, तो जी के अंदर पीछे से 2 पर क्या आ रहा है, टी, तो यहाँ पे जी का क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। डी के लिए बोल रहा है आगे से 3 नंबर पर कौन है, आगे से यहाँ पे 3 नंबर पर ई है, तो टी ई आ गया। उसके बाद एल है, एल यहाँ पे हमें दिख रहा है, एल यहाँ पे 3 नंबर पर है, और यहाँ पे ओ आ जाएगा, ठीक है, एल के लिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं एक्स, एक्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं एक्स यहाँ से पीछे से 2 नंबर पर आपकी वी आ गई है, और उसके बाद सी आ रही है, सी पीछे से आपका, पीछे से पहला अक्षर है, तो पीछे से पहला अक्षर आपका कौन सा आ जाएगा, सी के लिए आपका बी आ जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो गया टी ई ओ बी बी, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से निकाल। ये अब टाइप चेंज हुआ है, जहां हमारे रिलेटिव वाले क्वेश्चन आ गए हैं, कुत्ता, रेबीज और मच्छर। देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज एक वायरस होता है जिसका जो रोग होता है, तो मच्छर के काटने से कौन हो जाता है आपका, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। तो इसका जो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है, और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका उत्तर आप सभी को देना है। 3 का 27 के संबंध क्या है, वही 512 का यहाँ पे कौन सी संख्या से संबंध होगा। जी हाँ, इसका परफेक्ट उत्तर देना है, ऑप्शन है 9, 7 और 5, 9, 7, 5 और 8, ठीक है, एकदम परफेक्ट उत्तर इसका देना है, 9, 7, 5 और 8। जी इसका एकदम परफेक्ट तरीके से इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ से 3 का आपका घन कितना हो जाता है, 3 का घन 27 हो जाता है, तो 512 किसका घन होता है, 8 का घन 512 होता है, ठीक है, इसका राइट उत्तर आपका 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 का 0 से क्या संबंध है, वही 5 का किससे संबंधित होगा। तो देखिए 2 का 0 से क्या संबंध है, यहाँ पे कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं क्योंकि 0 किस वजह से आया। देखिए 2 + 2 = 2 4 हो जाते हैं, और 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाते हैं। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं वहाँ पे आप ये सेम चीज़ लगा के वहाँ पे देखता हूँ क्या होता है। देखिए 5 + 5 कितना होता है, 10, और 5 का स्कोर कितना होता है, 5 का स्कोर होता है 25, माइनस कितना आ जाएगा, 15। तो इसका यहाँ पे राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 15, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2 का स्कोर भी 4 होता है, और 2 + 2 4 ही होते हैं। यहाँ पे 5 + 5 10 होते हैं, 5 का स्कोर 25 होता है, इसीलिए दोनों आपस में माइनस करेंगे तो 15, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जनवरी, मार्च, नवंबर और अगस्त, जनवरी, मार्च, नवंबर और अगस्त में से कौन सा उत्तर एकदम परफेक्ट उत्तर होगा इसका। देखिए जनवरी, मार्च, नवंबर और अगस्त, जनवरी 31 दिन की होती है, मार्च 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, लेकिन नवंबर 30 दिन का होता है, इसलिए परफेक्ट उत्तर आपका नवंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पेड़, पौधा, झाड़ी और खेती, क्वेश्चन है पेड़, पौधा, झाड़ी और खेती। इसके अंदर तो आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि ये एक तीन चीज़ें एक ही चीज़ की होती है जो खेती के रूप में हम करते हैं, ठीक है ना। पेड़ और पौधा और झाड़ी सभी खेत में ही उगता है, लेकिन ये खेती एक अलग ही शब्द हो गया, इन सब का रिलेवेंट आ गया खेती, ठीक है ना। खेती के अंदर ये तीनों आ गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा येन, टक्का, डॉलर और बर्मा। इसका उत्तर आप सभी को देना है। येन, टक्का, डॉलर और बर्मा। येन, टक्का, डॉलर और बर्मा। देखिए येन आपकी मुद्रा होगी चाइना की, टक्का आपके बांग्लादेश की मुद्रा होगी, डॉलर अमेरिका की मुद्रा होगी और बर्मा क्या होगी? बर्मा आपकी म्यांमार की राजधानी होगी। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर है आपकी वर्मा एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुंबई, बीजिंग, ढाका और काठमांडू। मुंबई, बीजिंग, ढाका और काठमांडू, इसमें से कौन सा परफेक्ट होगा? देखिए बीजिंग चाइना की राजधानी है, ढाका आपकी बांग्लादेश की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, लेकिन मुंबई एक पर्टिकुलर राज्य की राजधानी है, तीन ये देश की राजधानी, इसीलिए मुंबई इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो अलग छांटना है। ये बड़ा ही अच्छा और सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर देखना है और ज़रूर इसको करने का प्रयास भी करना है, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 19, 24, 29, 34, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद 44 और 49। देखिए यहाँ भी 5 का अंतर है, 24 और 5 29, 29 और 5 34, 34 और 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 34 और 5 39, 39 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। 39 और 5 44, 44 और 5 49, इसका परफेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 39 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, 24, 29, 35, 42, 50, 59 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? उसके बाद 80। देखिए 20, 24, 29, 35, 42, 50 और 59, ठीक है। इसके अंदर आप हम अगर अंतर देखें तो हमें मिलता है क्या? थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अंतर मिलता है कितना? 4 का। यहाँ पे अंतर मिलता है 5 का। यहाँ पे अंतर मिलता है 6 का। 29 और 6 35, 35 और 7 42, 42 और 7 हो गए 8 हो गए 50, ठीक है। यहाँ पे 8 और यहाँ पे मिल रहा है 9 का और यहाँ पे मिलेगा आगे 10 का। 10 का मिलेगा तो यहाँ हो जाएगी 6, क्या हो जाएगा? 69, ठीक है। 69, 69 यानी 69 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है और इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ। ये इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, थोड़ा सा मैंने आपको समझ के लिए थोड़ा सा यही बना दिया है अच्छे से। देखिए 1, 9, 4, 16, 9, 25 और यहाँ 25, 36, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर देना है आप सभी को। देखिए 1 का स्कोर 1 हो गया, 3 का स्कोर 9 हो गया, 2 का स्कोर 4 हो गया, 4 का स्कोर 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 का स्कोर 3 का स्कोर 9 हो गया, यहाँ पे 5 का स्कोर 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 का स्कोर है या 6 का स्कोर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 का स्कोर और 49 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी के अंदर स्कोर आ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का तो एकदम नॉर्मल सा है और 49 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ये भी आप थोड़ा सा ऐसे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन। इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप सभी को देना है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और परफेक्ट एकदम गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 किस वजह से आया है, यही चीज़ निकालनी है। यहाँ पे 54 किस वजह से आया है, यही चीज़ यहाँ से निकालनी है। यहाँ 40 किस वजह से आया है, यही चीज़ निकालनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ हम देखना चाहें तो 4 और 5 को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 20 और 3 और 1 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 3, 3 और 20 कितने हो गए? 23 एकदम परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से 7 और 6 होते हैं 42, 42 और 4 और 3 12, 42 और 12 54 परफेक्ट है। यहाँ 11 और 2 22 हो गए, 22 ये हो गए, तो टोटल यहाँ से कितने आने चाहिए हमारे सामने? 18 आने चाहिए। 18 हमें और चाहिए, यानी 40 टोटल है, 22 ये हो गए हैं। 22 अगर माइनस करेंगे तो 18 चाहिए। 9 को कितने से गुणा करें? 18 आ जाएंगे। आप बोलेंगे 2 से गुणा कर दे, तो इसका परफेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 2 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, एकदम परफेक्ट उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्यू का जल प्रतिबिंब बताइए। क्यू का जल प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए किसी भी चीज़ का जल प्रतिबिंब हम देखते हैं तो टोटल उल्टा हो जाता है। क्यू का जल प्रतिबिंब यानी क्यू या ऐसे है, अगर हम इसको जल में देखेंगे तो क्यू ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे ही, लेकिन ये चीज़ क्या होगी? यह चीज़ आपस में क्या हो जाएगी? एकदम से उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ क्या हो जाएगी? एकदम से उल्टी हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये एकदम से। तो क्यू का जल प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं एकदम सेव के समान बन जाएगा, ठीक है। एस का दर्पण प्रतिबिंब यानी एस का आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? यहाँ पे ये एस है, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका एस बनेगा एस से, ठीक है। एस का दर्पण प्रतिबिंब हो गया एस से। क्वेश्चन है आपका 90 का जल प्रतिबिंब क्या कैसा है? आप सभी को क्वेश्चंस जरूर देखना है इस टाइप के। 90 का जल प्रतिबिंब बताइए, 90 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 90 का जैसे हम जल प्रतिबिंब देखते हैं तो 90 यहाँ पे है, इसका हम जल जैसे ही जल प्रतिबिंब देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे मिलता है 90 का जल प्रतिबिंब, क्योंकि ये सीधा उल्टा हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर देखेंगे तो इसका जो जल प्रतिबिंब मिलेगा आपको ऐसे मिलेगा।
चलिए हम एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, हाथ वाले क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगर आपने हाथ वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो एक दो क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। अभी हम फैक्चुअल नॉलेज जितना भी था वो जहाँ तक हमारे कोशिश थी वो कर लिए। अब हम एक दो पॉइंट कैलेंडर वाले भी देखेंगे, एक दो हाथ मिलाने वाले, उपहार देने वाले, या फिर आपके जो मतलब मिक्सचर्स वाले एक दो क्वेश्चन होते हैं, पैर गिनने वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, या फिर जो आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हो गए, आकृति गिनने वाले क्वेश्चन हो गए, वो चीज़ इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो हाथ वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे क्वेश्चन लेने वाले हैं, अभी जो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन है वो इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 20 लोग हैं, मान लीजिए 20 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलाने की क्रिया होगी। 20 लोग हैं, ये मानिए कि अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आप मेरे से हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार, एक ही बार की क्रिया होगी। कितनी बार की क्रिया होगी, एक ही बार की। अगर मैं उपहार दूं तो कितनी बार की क्रिया हो जाएगी, 2 बार की क्रिया हो जाएगी। देखिए 20 लोगों का हाथ मिलाने की क्रिया के अंदर एक सूत्र भी लगता है। किसी भी मतलब तरह की संख्या पूछी जाए तो उसके अंदर एक सूत्र लगता है जो आप लगा सकते हैं, n कोष्टक n-1/2। ये n कौन होती है, जितने भी आदमी हैं उनकी संख्या होती है, मैन की, या फिर जितने भी लोग या लुगाई, जितने भी मतलब आदमी, लड़की लड़का जो भी होते हैं उनकी संख्या होती है n के अंदर। ठीक है, यहाँ 20 क्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 20 रख देंगे। ठीक है, आपका जो 20 कोष्टक 20 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे हम इसको सूत्र के हिसाब से करें तो सूत्र के हिसाब से होगा 20 कोष्टक 20 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 में से मतलब एक गया तो 19 इंटू 20/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 19 और 20 को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 आपके कितने हो जाएंगे, लगभग 300 आपके 380। ठीक है, 380/2 कर देंगे तो इसका जो उत्तर आ जाएगा आपके सामने कितना आ जाएगा, 190 बार। 190 बार हाथ मिलाने की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आपके सामने उत्तर कौन सा हो गया, 190 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है। और हाथ मिलाने वाला कैसा भी क्वेश्चन आए यही सूत्र लगाना है, n कोष्टक n-1 वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पूछ ले कि उपहार वाले सवालों के बारे में पूछ ले, कि उपहार देने वाले सवालों के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना होगा। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सेम क्वेश्चन, 20 लोग एक दूसरे को उपहार देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे वही चीज़ होगी, लेकिन इसके अंदर होगा ये कि 2 का भाग नहीं जाएगा, ये चीज़ होती है। क्योंकि उपहार मैं भी आपको दूंगा, आप मुझे देंगे तो कितने उपहार होंगे, 2, लेकिन हाथ आप मेरे से मिलाएंगे, मैं आपसे मिलाऊंगा, एक ही होगा, इसीलिए 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। n कोष्टक n-1, ठीक है, n-1, बस इतनी ही संख्या होगी, 2 का भाग नहीं जाएगा। और 20 आपका कोष्टक 20 माइनस 1 करेंगे तो टोटल इसके अंदर जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 300 आपका 80। 380 बार उपहार देने की इसके अंदर प्रक्रिया होगी, क्योंकि 19 इंटू 20 करेंगे तो 380 बार जो आपके उपहार देने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब पैर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पैर यानी आपको बोला जाए कि एक मतलब कुछ गौशाल या फिर कुछ गायें खड़ी हैं, उसके अंदर कुछ आदमी खड़े हैं, उनके सिर की संख्या इतनी है, उनके पैरों की संख्या इतनी है, तो टोटल गायें कितनी है, टोटल आदमी कितने, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। मान लीजिए एक आपको मैं पैर वाले से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है कि 20 सिर है और आपके 60 पैर हैं। कितने, 60 पैर हैं। तो बताइए इसमें से कौन कौन है, एक तो आदमी है और कुछ गायें हैं। ठीक है, कुछ आपके गायें हैं, कुछ गाय है। ठीक है, कुछ गाय है, कुछ आदमी है, तो इसके अंदर 20 सिर हैं और 60 पैर हैं। तो बताइए कि गायों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी है। इसके अंदर एक ट्रिक लगती है जो आपको गजब तरीके से मैं बता दूंगा, जो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो आप फॉलो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके सवाल सही हो जाएंगे। बड़ी संख्या है उसको आधी करनी है, छोटी संख्या को डबल करनी है। बड़ी संख्या को आधी करनी है, छोटी संख्या को डबल करनी है। यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट पकड़ना। छोटी चीज़ को क्या कर देना है, यानी बड़ी चीज़ यानी 60 में तो 2 का भाग दे देना है, और छोटी चीज़ यानी 20 इंटू 2 कर देना है। छोटी को डबल कर दो, बड़ी को आधा कर दो। यहाँ से हम आधा करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40। इन दोनों में से माइनस कर देंगे। ठीक है, आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ 10। जो ये 10 संख्या आ जाएगी, ये 2 पैर वालों जानवरों की संख्या आ जाएगी। किसकी, 2 पैर जिनके हैं ना उनकी संख्या आ जाएगी। ये 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर किसके होते हैं, आदमी के। तो 10 आदमी हो गए और 10 गायें हो गई। ठीक है, क्योंकि टोटली 20 थे। अब यहाँ पे 10 की जगह अगर कुछ क्वेश्चंस और भी होते, 20-30 की जगह होते, 30 क्वेश्चंस 30 संख्या होती। अगर वहाँ पे 10 मैन आते तो 20 गायें हो जाती। जो ये संख्या आ जाएगी वो आपके 2 पैर वाले ही जानवर की आएगी। ये चीज़ एकदम परफेक्ट ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
बड़े को आधा कर दो, छोटे को डबल कर दो, उन दोनों को आपस में माइनस कर दो, जो संख्या आ रही है वो आपकी दो पैर वालों की संख्या आ रही है। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही चीज़ लगेगी। कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बहुत सारे सवाल है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो प्रतिशत वाला पार्ट हमने लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्रतिशत वाले। ठीक है, प्रतिशत के बारे में आपने डिमांड की तो प्रतिशत के बारे में मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। प्रतिशत हमारा क्या होता है, 100 पर निकलता है हमेशा कोई भी चीज़ को। जैसे आपको मैं एक नॉर्मल सा सवाल दूं तो वो तो आप सभी कर लेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि 200 का 10% क्या होगा, 200 का 10% क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ें आप आसानी से निकाल देते हैं, कोई ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम होती नहीं है। क्योंकि 200 का 10%, 100 का 10% 10 होता है, तो 200 का 10% 20 हो गया, सीधा सा आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम ज़्यादातर कुछ लोग हैं या फिर ज़्यादातर हम यही करते हैं कि हमसे अगर कुछ सवाल हैं वो नहीं होते हैं तो फिर हम इसी चीज़ से करते हैं कि 200 अपॉन क्या करते हैं कि 200 तो है, 200 का क्या करना है हमें 10% निकालना है, इंटू 100 करते हैं, क्योंकि 100 पर ही 10% निकलता है। तो यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे, 2 इंटू 10 हो गया 20, तो इसका राइट उत्तर 20 आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, परसेंटेज में एकदम नॉर्मल तरीके से अगर पूछा जाए, सवाल किस तरह से थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। ठीक है ना, कि राम की आय 10% है, राम की आय श्याम से 10% ज़्यादा है। क्या आएगा कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, 10% अधिक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम सीधा तो किसी चीज़ के पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर यह तो कह नहीं सकते कि इसका 10% 10 होगा, क्योंकि 1000 का 10% कुछ भी हो सकता है, कितना ज़्यादा होता है, किसी का 200 का 10% 20 होता है, 100 का 10% बहुत कम हो जाता है। इसीलिए इस 10% के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 लेकर ही हम काम चलाते हैं। बोल रहे हैं कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, श्याम से 10% अधिक है। तो माना कि श्याम की आय कितनी हो है, 100 है, तो राम की आय 110 होगी, क्योंकि 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाए। यही चीज़ इसके अंदर होती है। फिर इसका अंदर सवाल आप निकाल सकते हैं। फिर पूछा जाता है कि श्याम की आय राम से कितने % कम है, तो यहाँ पे 110 पर हमें 10% निकालना होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने % अधिक है, तो वहाँ हम फिर से 10% नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ तो राम की आय श्याम से 10%, मतलब श्याम की आय 100 रुपये है, तो राम की 10% अधिक 110 होगी। अब राम की आय 110 से कितने % कम है इसकी श्याम की आय, तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्या करेंगे कि राम की आय श्याम से राम की आय 10% अधिक है, तब तो हम सीधा ही कर देते हैं कि श्याम की 100 है, श्याम की अगर 100 है तो राम की कितनी होगी, 110 होगी। ठीक है, ये तो एक सीधा हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि राम से श्याम की कितने कम है, ठीक है ना, तो कितनी कम है, 10 कम है। किस पर, आप बोलेंगे 10 कम है, किस पर है, मैं बोलूँ कि 110 पर 10 की कमी है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो इसका राइट उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 0 से 0 को काट देना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, ये 10 और 10 इंटू 10 करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 10 कर देना, 100 अपॉन 11 करेंगे, क्योंकि 110 था ना, 11 करेंगे तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 9 सही 1/11। ठीक है, 9 सही 1/11% कम है। ठीक है, यहाँ से ये कितने % कम आ जाएगी, 9 सही 1/11% कम है। तो इस टाइप के परसेंटेज से रिलेवेंट सवाल आते हैं। एक सीधा सा सवाल आ जाता है कि जो अभी मैंने सवाल देखा था 400 का मतलब 400 किसका 20% है, ये सवाल है। तो ये चीज़ है ना, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, ये ऐसे नहीं है कि 400 का 20% नहीं, 400 किसका 20% है, मूल संख्या हमें पता ही नहीं है, मूल संख्या हमें पता ही नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जो परसेंटेज हमें दिया हुआ है यानी 20%, ठीक है, किसका 400 किसका है, तो इसके लिए हमें बराबर में 400 रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से आप करेंगे तो एकदम आसानी से आप कर जाएंगे। ठीक है, 20% यानी 400 किसका 20% है, यही चीज़ निकालनी है ना। तो इसके लिए हमें 20 अपॉन 100 बराबर 400। यहाँ से अगर हम 0 से 0 को काट देंगे, यहाँ से 10 को काटेंगे 5 बार, ये 5 यहाँ पे बटा में यहाँ पे जाएंगे तो गुणा में चला जाएगा, और 400 अपॉन 400 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो हमें मूल संख्या मिल गई 2000 का 20% 400 होता है, ये मूल संख्या मिल गई। इस टाइप की क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं तो आप परसेंटेज आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मैंने कोशिश की है आप आसानी से इस चीज़ को निकाल पाएंगे, आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, एक एज वाला सवाल आता है। एज वाले जैसे कि मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चंस आपके सामने एज वाले आ जाते हैं वो भी आपको करने होते हैं। कि बोले जाए कि ए बी से 5 गुना बड़ा है, ए बी से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। ठीक है, और बी है वो ए से 20 साल छोटा है, या ए है वो बी से 20 साल बड़ा है, कुछ भी बोल सकते हैं कि ए है वो बी से 20 साल बड़ा है और 5 गुना बड़ा है, ये भी होता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो बताइए कि ए की आयु क्या है या बी की आयु क्या है। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए ए किससे बड़ा है, बी से कितने वर्ष बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, और ठीक है,
और वर्ष में हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 वर्ष मिल रहा है बड़ा, लेकिन रियल में कितने वर्ष बड़ा है, अब बोलेंगे 20। ठीक है, ये 20 किसके बराबर है, 4 के बराबर। और एक की आयु पूछी जाए तो यहाँ हम 5 रखेंगे, तो यहाँ से हमें काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 इंटू यहाँ 5 बार चला गया, 5 और 5 कितने हो गए, 5 और 25 कितने हो गए, 25 वर्ष। ठीक है, एक की आयु 25 वर्ष, बी की आयु 5 एकम 5 तो 5 वर्ष हो गई। ठीक है, ये 5 और ये 25 साल का हो गया, दोनों का अंतर 20 साल हो गया। तो ये भी एक नॉर्मल सा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं कौन सा, आकृति को गिनने वाला। जहां तक हम मुझे उम्मीद है कि आकृति के अंदर नॉर्मल आपका त्रिभुज से ही 11 सवाल आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, त्रिभुज से 11 सवाल आते हैं और मैं त्रिभुज के सवाल इसमें करवा देता हूं। ठीक है, सीधा अगर एक पूछा जाए तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, तो ऐसे पूछा जाता है तो एक त्रिभुज। ठीक है, अगर सेकंड स्टेप हो त्रिभुज कैसे देगा, वो इस टाइप से त्रिभुज आपको दे देगा। ठीक है, इस टाइप से। एक मिनट, यहां से मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इसमें इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक ही ट्रिक लगती है, वो ट्रिक आप सभी को लगानी है, एकदम नॉर्मल होती है। इसके अंदर अगर हम सीधा सा त्रिभुज अगर गिन के देखें तो कितना मिलता है, एक तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया, एक यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा, एक सिंगल। ठीक है, और एक आपको कहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल कितने होंगे, 3 ट्रायंगल हो गए। लेकिन इसके लिए ट्रिक हमें कौन सी लगानी होती है, ट्रिक इसके अंदर ये लगानी होती है कि यहाँ से संख्या लिखनी शुरू करते हैं, यहाँ पे 1 ये 2, इन दोनों का योग कितना हो गया, 3, और इसका राइट उत्तर 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके सामने कुछ त्रिभुज ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके सामने एक त्रिभुज ऐसे भी आ सकता है, मतलब इस टाइप का और इस टाइप का। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको बना देता हूँ। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या होता है कि इसके अंदर त्रिभुज पूछा जाता है कि इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं। फिर भी अगर हम गिनेंगे तो उत्तर तो दे देंगे, लेकिन ट्रिक क्या है, एक यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ, 2 3, तो टोटल इनको जोड़ देना है, 1 + 2 + 3, टोटल जोड़ दिया, कितना आ गया, 6। इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, 6। आप बोलेंगे कैसे हैं 6, 6 बता देता हूँ। देखिए एक तो ट्रायंगल ये पूरा हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, दूसरा अगर आपको त्रिभुज पूछा जाए तो दूसरा त्रिभुज एक आपका ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया दूसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज आपसे पूछा जाए तो तीसरा त्रिभुज कौन सा होगा, तो तीसरा त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा त्रिभुज। अब आप बोलेंगे चौथा त्रिभुज कौन सा होगा, चौथा त्रिभुज कौन सा होगा, तो चौथा त्रिभुज के लिए यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल बन गया। पांचवा त्रिभुज आप बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल बन गया, और एक छठा नंबर का त्रिभुज कौन सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये बीच वाला ट्रायंगल बन गया। तो 6 त्रिभुज इसके अंदर टोटल आ गए। त्रिभुज के अंदर इस तरह की कितनी भी संख्या आ जाए हम उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इस तरह के कितने भी संख्या डाल दें तो भी हम इसके अंदर 1 2 3 ऐसे लिखकर इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक टाइप और बनता है इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है ना, त्रिभुज के अंदर जहाँ तक मैं कोशिश करूँ एक टाइप और बनता है, देखिए इस तरह का, और इसमें ऐसे लिखकर। ठीक है, वो ऐसे देगा। इसके अंदर आपके कितने त्रिभुज हैं, तो इसको निकालने के लिए भी हमें क्या करना होता है, इसको निकालने के लिए भी यहाँ पे क्या लिखना होता है, 1 2, और ठीक है, और तो इसके अंदर अगर हमें त्रिभुज पूछे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही संख्या लिखनी है, 1 और 2, और यहाँ पे भी 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो गई, 1 और 2 कितने हो गए, 1 + 2 3, और यहाँ भी 1 + 2 3, तो 3 और 3 कितने हो गए, इसके अंदर 6 त्रिभुज हो गए। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। तो ट्रायंगल आप इस तरह से गिन के भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आपने ट्रायंगल वाला नहीं निकाला है तो भी आपको निकालना है। एक पॉइंट ये बनता है आपका कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, कथन और निष्कर्ष से कैसे बनता है कि आपको बोला जाता है कुछ पेन पेंसिल है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कुछ पेन पेंसिल है, आपको बोला जाएगा। फिर बोलेंगे कुछ पेंसिल कुछ पेंसिल आपके रबड़ है, कुछ पेंसिल आपके रबड़ बोल दिया। ठीक है, ये 2 कथन हो गए। यहाँ पे निष्कर्ष दिए जाएंगे 2 3। तो यहाँ पे निष्कर्ष के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ पेन पेंसिल है, तो यहाँ से हमें डायग्राम बनाना होता है इसका। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेंगे, कुछ पेन पेंसिल है, यानी कुछ पेन है वो पेंसिल है, कुछ पेन हो गए पेंसिल। ठीक है, फिर बोला है कुछ पेन रबड़ बोला है। ठीक है ना, कुछ पेन रबड़ है, तो यहाँ पे 2 तरह के यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है ना, 2 तरह के डायग्राम यहाँ बन जाते हैं। कुछ पेन रबड़ ये हो गया, और एक इसके अंदर जो सेकंड डायग्राम बनेगा ये तो पेन का हो गया, ये पेंसिल का हो गया। अब कुछ रबड़ पेन यह भी हो सकता है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ रबड़ पेंसिल भी हो सकते हैं, कुछ रबड़ पेंसिल नहीं भी हो सकती हैं। दोनों तरह के अगर ऑप्शन आ जाएं तो हमें वहाँ पे मतलब या वाला ऑप्शन लगता है। ये ऑप्शन इसके अंदर जो हमारे ऑप्शन आते हैं वो आ जाए कि कुछ पेंसिल रबड़ है या कुछ पेंसिल रबड़ नहीं है। तो अगर ऑप्शन यहाँ पे या वाला है तो वहाँ या वाला करेंगे, वरना दोनों गलत होगी।
ना ही तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ रबड़ पेंसिल है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि कुछ पेंसिल रबड़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी दी हुई है कि कुछ पेन पेंसिल है। जी हाँ, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन रबड़ है, लेकिन कुछ पेन पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है या नहीं है, या कुछ रबड़ पेंसिल थे या है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। इसलिए कुछ ना पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर बनती है जो आपको आसानी से देखनी है। और जहाँ तक मैंने एक दो सवाल के अंदर कोशिश भी की है और इस तरह के एक दो सेशन रख के मैं आपके अगर इस तरह के सवाल हो गए तो वो मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। एक जो हमारा पॉइंट बचता है वो पासे वाला बचता है, ठीक है। पासे वाला बचता है जो हमारे सामने कहीं ना कहीं सवाल आता है पासे वाला, तो वो चीज़ आपको देखनी होती है पासे वाली, ठीक है। तो आपके अंदर क्या होता है, पासे वाला सवाल होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पासे वाला भी। तो यहाँ पे हम पासा बना के वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पासे वाला सवाल हो गया, ठीक है, नॉर्मल तरीके से बना रहा हूँ। अगर हमें यहाँ पे दो पासे दिए हुए हैं, दो पासे दिए हुए हैं, तो टोटल अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे हमें मान लीजिए 1 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया और यहाँ पे आपके सामने 6 दे दिया। अभी आपसे क्या बोला जाएगा कि पासे के विपरीत दिशा में कौन आ जाएगा, विपरीत दिशा में कौन आएगा, ठीक है ना। विपरीत दिशा में पूछा है, मतलब आपसे बोला जाएगा कि 3 के विपरीत कौन आएगा, 5 के विपरीत कौन आ जाएगा, 6 के विपरीत कौन आएगा, 4 के विपरीत कौन आएगा, 1 के विपरीत कौन आएगा। अगर दो तरह के दो पासे दिए हुए हो ना, तो उसके लिए अंदर क्या होता है, जो सेम संख्या है उसको ढूंढनी है। सेम संख्या में एक है, एक से हमें घड़ी वाइज चलना है, घड़ी में यानी क्लॉक वाइज चलना है इस दिशा में। देखिए 1 बराबर हमें 1 लिख देना। उसके बाद जैसे ही हम घड़ी वाइज चले उसके बाद क्या आया, आपके सामने 3 आया, 3 के सामने यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो जैसे ही हमने यहाँ पे घड़ी वाइज आए तो यहाँ पे कितना आए, 5, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे घड़ी वाइज में, 6। अब बताइए मुझे पासे में संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, तो यहाँ कितने बचे, 2। तो 1 के सामने आपकी 2 होगी, 3 के सामने 4 हो गया, 5 के सामने 6 हो गया, ठीक है। ये टोटल इसका मैटर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोटल एकदम परफेक्ट तरीके से इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। कोई भी सवाल हो भले ही आप देख सकते हैं एकदम तरीके से कि एकदम परफेक्ट तरीके से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। एक सेगमेंट ये रहता है कि आप बोलेंगे साहब हमें तो सिंगल पासा दिया जाता है, ठीक है, हमें तो यहाँ से क्या दिया जाता है, एक सिंगल पासा ही दिया जाता है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हमें क्या करना होता है, सिंगल पासा दे दिया, 1 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। अभी हमें सिंगल पासा क्या करना, सिंगल पासे के अंदर क्या होता है, टोटल योग 7 करना होता है। टोटल योग कितना करना होता है, 7 करना होता है। यहाँ पे देखिए 1 के सामने 5 रखूँ तो टोटल योग कितना होता है, आप बोलेंगे साहब टोटल तो 6 ही होते हैं, हमें कितने करने हैं, 7 करने हैं। क्या करना पड़ेगा, 1 के सामने हमें क्या रखना पड़ेगा, 6, टोटल योग कितना हो जाएगा, 7। अब मैं बोलूँ आपको 3 के सामने क्या रखेंगे, 3 के सामने आप बोलेंगे 5 रखें, तो 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे इससे तो हमारा उत्तर 8 आ रहा है, 8 ही होना नहीं चाहिए, योग हमारा 7 होना चाहिए। तो 3 के सामने हम क्या रखें, आप बोलेंगे 4 रख दीजिए, योग 7 आ जाएगा। फिर बोलता हूँ 5 के सामने आप बोलेंगे साहब 2 रख दीजिए, ऑप्शन 7 आ जाएगा। तो ये संख्या एक दूसरे का अपोजिट आ गई, 1 के सामने 6 हो गया, 3 के सामने 4 हो गया, 5 के सामने 2 हो गया। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है इस टाइप के क्वेश्चंस करवाने की, और भी अगर कोई क्वेश्चंस बचता है तो मुझे टेलीग्राम पर आप भेज दीजिए, कोई क्वेश्चन भेजना, मैं सभी ग्रुप में मैसेज डाल देना, वहाँ से आपको देखकर सवाल करवा दूंगा। और भी जहाँ तक मेरी कोशिश रही है आप सभी को करवाने की, और कुछ कमियां रही है उसको भी माफ़ कर देना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें रह जाती है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक पूरी कोशिश की आपको सवाल करवाने की, कुछ सेगमेंट रहे हैं उसको भी करवाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, एक सवाल और रह जाता है लाभ हानि वाला, वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। लाभ हानि में हमारे जहाँ तक मैं मानता हूँ कि नॉर्मल सा सवाल आता है। मैं अगर सीधा बोलूँ कि 100 में खरीद कर 200 में बेचें तो कितने % का लाभ होएगा, तो ये तो सवाल हर कोई कर लेता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है लाभ हानि वाले में, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ ये होती है कि चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, खरीद मूल्य पर होता है, ठीक है ना। एक फैक्ट ये हो गया। बेचा गया मूल्य, अंकित मूल्य वाले सवाल हमारे बीएसटीसी में नहीं आते हैं। अंकित मूल्य मतलब MRP होती है, मार्केट प्राइस रेट, उसके सवाल है जो हमारे बीएसटीसी रिलेवेंट में नहीं आते हैं। थोड़े ब्याज वाले आते हैं, लेकिन ब्याज को भी अगर आप ध्यान से 1-2 बार देखेंगे, ब्याज के कोई एक बार आया था सवाल, ज़्यादातर ब्याज को इतना डीपली नहीं जाना है, ब्याज वाले सवाल आते ही नहीं है। एक सवाल आया था, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अंदर आप नॉर्मल तरीके से आप देख लेंगे तो मान लीजिए किसी राम ने अगर किसी चीज़ को 200 रुपये में खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, तो कितने में बेच दी, कितनी बिक्री उसने कर ली, तो आपको मैंने अभी बताया था परसेंटेज 200 का 10% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। 200 का 10% निकाल लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, 2 और 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से 20, तो 220 में उसने वापस बेच दी, कितने में, 220 में। 20% लाभ कमा, 10% लाभ कमा लिया, तो 10% लाभ यानी 20 रुपये का लाभ कमा लिया। 200 में खरीदी, 220 में वापस उसने बेच दी। इस तरह के जो भी हमारे परसेंटेज लाभ हानि के सवाल आते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं।
एक दो अगर सिंपल सवाल देखें तो ये चीज़ भी होती है कि 100 रुपये में खरीदी और 150 में बेच दी तो लाभ कितना हुआ, 50 रुपये का लाभ किस पर हुआ। अब मैं हमेशा बोलता हूँ क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना था, आप बोलेंगे 100 रुपये था इंटू 100, तो यहाँ पे 100 से 100 काट देंगे तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 50% आपका लाभ हो जाएगा। ये चीज़ होती है इसके अंदर। लाभ हानि वाले अंदर ज़्यादातर सवाल डिफिकल्ट नहीं आते हैं। सिक्के वाले सवाल मैंने स्पेशल करवा दिए हैं, कैलेंडर वाले स्पेशल करवा दिए हैं, और भी मैंने काफ़ी सेगमेंट थे जहाँ पे आपने सवाल करवाए हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप इस सेगमेंट से समझ गए होंगे, और भी हम लेते रहेंगे सवाल। कल सुबह राजस्थान जीके की सीरीज़ में आप सभी को ज़रूर आना है, और कल शाम तक भी राजस्थान जीके की सीरीज़ ज़रूर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इस सेशन को यहीं पर ख़त्म कर दे। ओके, धन्यवाद, शुभ दिन।